हेलो रेडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी वीडियोस आ चुके हैं उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम जितने भी सब टॉपिक्स है हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर से उन्हें कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ आपको बचे खुचे टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस चैप्टर का अंत भी करेंगे। इसके बाद जो हमारी वीडियोस आएंगी वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बेस्ड होंगी, जिसका टाइटल है द रशियन रेवोल्यूशन। ओके, तो एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जितने भी मैक्सिमम सब टॉपिक्स हैं, ओके, वेदर इट इज़ कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन, ओके, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स इन द अपर पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज। नीचे हमारी जो आज ये वीडियो शुरुआत होगी वो हमारी द रेवोल्यूशन ऑफ वुमेन और वुमेन रेवोल्यूशन के साथ स्टार्ट होगी। इसके बाद हम एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी देखेंगे, द इम्पैक्ट ऑन एवरीडे लाइफ ऑन द पीपल ऑफ द फ्रांस देखेंगे। इसके बाद हम नेपोलियन बोनापार्टे के कुछ इंट्रोडक्टरी आपको इंफॉर्मेशन को समझने का प्रयास करेंगे, जो बहुत ज़्यादा ब्रीफ में उसमें मेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। नेपोलियन के बारे में हम आपको चैप्टर 1 में क्लास 10 में हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। इसके बाद जो हमारा लास्ट होगा वो इम्पैक्ट होगा और लेगेसी होगा, ठीक है। We will discuss about the legacy or impact of the French Revolution on different parts of the world, especially on India. Okay, as we know that at that time Indian national movement was also going on. Okay, तो हम लोग देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्या पड़े। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं द वुमेन रेवोल्यूशन के साथ। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन महिलाओं का पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं था। महिलाएं भी चढ़ बढ़ कर क्या कर रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपनी भागीदारी निभा रही थी, ठीक है। परंतु जब हम बात करते हैं ऐसी महिलाओं की अधिकार की, तो वो अधिकार पुरुषों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करते थे, ठीक है। देने की हो या लड़ने की हो, दोनों में पुरुष क्या करते थे, आपको फ्रांस में डोमिनेट किया करते थे। इस पर्टिकुलर डोमिनेंसी को हम मेल डोमिनेंसी कहते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप सिर्फ फ्रांस में नहीं देखोगे, हमारे भारत में भी देखोगे और आज भी देखोगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल उठता है वह यह कि इतनी कुछ होने के बाद भी फ्रांस की महिलाएं फ्रांस के जो रेवोल्यूशन थे उसमें पार्टिसिपेट क्यों कर रही थी, क्या मुख्य वजह थी। तो सबसे बड़ी मुख्य वजह थी उनके राइट्स, ओके। वो इस आस में या फिर हम कह सकते हैं इस होप में इस पूरे रेवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई थी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट समहाउ जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उस वक्त की, ठीक है, उसके ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगी और उनके लिए क्या है, आपको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। उनका कहना था कि जिस प्रकार पुरुष, फ्रांस के पुरुष क्या कर रहे हैं, घरों से बाहर निकल के, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फ्रांस के कह सकते फ्रांस को एक लोकतांत्रिक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार जो महिलाएं थी फ्रांस की, वो भी घरों में रहकर या फिर घरों से बाहर निकलकर छोटे मोटे कामों में खुद को इन्वॉल्व कर फ्रांस की मदद कर रही थी, अपने देशवासियों की मदद कर रही थी, अपने परिवार के जो लोग थे उनकी भी देख रेख कर रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कि थर्ड स्टेट्स की जो महिलाएं थी वो वर्किंग वुमेन कहलाया करती थी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स की जो महिलाएं थी उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं थी। वजह से आप परिपूर्ण तरीके से वाकिफ हो। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी टैक्सेस जाया करते थे प्रॉपर तरीके से वो जाया करते थे। इवन वो काफ़ी अमीर और रिच क्लासेस वो होने की वजह से उन्हें वर्क करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो थर्ड स्टेट्स की महिलाएं वर्किंग वुमेन कहलाया करती थी और वो कहाँ काम किया करती थी, वो बेसिकली एज अ सर्वेंट्स, ठीक है। ऐसे ही आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो हमारे लोग थे उनके घरों में किया करती थी, ओके। आसान भाषा में अगर बात करो तो वो एज अ सर्वेंट प्रोस्पेरस जो हमारे हाउसेस थे, प्रोस्पेरस पीपल ऑफ फ्रांस थे, ठीक है, उनके घरों में जाकर एज अ कह सकते हो आप सर्वेंट्स के रूप में काम किया करती थी। इसके अलावा आप बात करोगे तो वो सेल किया करती थी फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, और छोटे मोटे कामों में इन्वॉल्व रखा करती थी खुद को। और एक चीज़ क्या कि लॉन्ड्रेसेस के रूप में भी वो काफ़ी ज़्यादा काम किया करते थे। मैक्सिमम महिलाएं फ्रांस की आपको देखना धोबी वाले काम में इन्वॉल्व थी, ठीक है। परंतु उन्हें ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना तो जॉब ट्रेनिंग का अधिकार था, ना ही अपने साथियों को चुनने का अधिकार था। आसान भाषा में समझें तो ये तीन जो अधिकार अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इसमें उनके पास किसी तरह का कोई भी राइट्स नहीं था कि वो अपने इंटरेस्ट को क्या करें,
आपको कह सको कि इंटरेस्ट को लोगों को बता सकें। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आप देखते हो क्या कि जीवन साथी चुनने का अधिकार। अब एक व्यक्ति को क्या करना है, अपने पूरे जीवन के लिए एक दूसरे व्यक्ति का चुनाव करना है। ठीक है, परंतु उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वह क्या करे पूरे जीवन के लिए उसे ही उस व्यक्ति के साथ रहना है। ठीक है, परंतु उसे अधिकार नहीं है कि वो उस व्यक्ति का क्या कर सकता है, चुनाव कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसा नियम था जो बायस्ड की तरह था पूरे फ्रांस में। ओके, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। अब क्या सारी महिलाएं फ्रांस की एजुकेशन रिसीव नहीं किया करती थी? सवाल तो यही उठता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो नोबल्स हुआ करते थे और जो थर्ड स्टेट्स के वेल्दिएस्ट पीपल थे, यानी जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी किसकी, थर्ड स्टेट्स की, उनकी बेटियों को क्या हुआ था, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। ओके, और उन्हें जॉब ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती थी, वो काम करने नहीं जाया करती थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग वूमेन क्या थी, सिर्फ आपको कामों में इन्वॉल्व नहीं थी, इसके साथ साथ अपने परिवारों को देखरेख भी किया करती थी, और सबसे मुख्य बात क्या, लोअर वेजेस पर काम किया करती थी। लोअर वेजेस का क्या मतलब, कम तनख्वाह, यानी कि पुरुषों की तुलना में अगर आप बात करोगे तो इनकी जो क्या थी, तनख्वाह थी, बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल वेज क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल आवर्स मिलने चाहिए। ठीक है, काम करने के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी क्या थी, हमारे पूरे फ्रांस में नहीं थी। ठीक है, पुरुष का डोमिनेंस होने की वजह से। आगे बढ़ते हैं। जितने भी राइट्स थे उनको डिस्कस करने के लिए, अपने वॉइस को रेज करने के लिए, ठीक है, अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए, मजबूत करने के लिए जितनी फ्रांस की महिलाएं थीं, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ चलते हुए उन्होंने बहुत सारे क्लब्स क्या किए, अपने फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रोविंसेस में स्टार्ट करने शुरू किए। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपसे जैकबिन क्लब के बारे में डिस्कस किया है, और मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार जैकबिन क्लब वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लब ऑफ द फ्रांस था, उसी प्रकार से आपको बहुत सारे क्लब्स पुरुषों के क्या थे, पूरे फ्रांस के विभिन्न कोने गली मोहल्ले में खुले हुए थे, चल रहे थे। उसी सेम पैटर्न पर महिलाओं के भी बहुत सारे ऐसे क्या थे, क्लब्स खुले हुए थे। इन्हीं में से एक क्लब था जो बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, उस क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड आपको क्या है, रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, अब बात करोगे क्यों, क्या आवश्यकता पड़ रही है? आवश्यकता बिल्कुल थी, क्योंकि आपको ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बन चुकी थी पूरे फ्रांस के लिए, फ्रांस की महिलाओं के लिए एक आवाज़ बन चुकी थी, एक पहचान बन चुकी थी। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से महिलाएं अपनी आवाज़ों को क्या करती थी, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास किया करती थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, आपको पता है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में क्या हुआ, बना, परंतु उसमें मैक्सिमम जो जनता थी, खासकर महिलाओं को तो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया। ठीक है, आपको मैंने बताया था इमेज के थ्रू कि जो आपको पैसिव सिटीजन्स थे उनमें आपको महिलाएं पूरी तरीके से, बच्चे क्या थे, शामिल थे। ठीक है, तो इनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या थी कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको पैसिव सिटीजन्स बना रखा था। पैसिव सिटीजन्स विच मीन्स दैट इनएक्टिव सिटीजन्स, जिनका कोई योगदान नहीं है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में या फिर हमारे देश की राजनीति में, इनके पास कोई किसी भी तरह के कोई भी पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, तो पैसिव सिटीजन्स का क्या हमारा क्या यही मतलब हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ोगे तो इनकी जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी राइट टू वोट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद राइट टू इलेक्शन विच मीन्स दैट उन्हें, वो चाहती थी कि उन्हें क्या है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट वो करें, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वो कहाँ जाएं, नेशनल असेंबली में चुनकर जाएं, और पॉलिटिकल पावर्स को क्या करें, वो होल्ड करें। ठीक है, तो इस तरीके के राइट्स जो थे क्या थे, आपको उनकी मांग लगातार चल रही थी उनके रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से। और एक वक्त आया जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स को ये लगने लगा, ठीक है, कि नहीं, महिलाओं का योगदान कम नहीं है, ये भी क्या कर रही हैं, योगदान दे रही हैं, तो कुछ राइट्स इनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ओके, मैंने बोला कुछ राइट्स, सारे राइट्स की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखिए, मेल डोमिनेंसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको क्या होता है कि ईगो की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है। ठीक है, अगर पुरुष सारे के सारे अधिकार महिलाओं को अगर दे दिए, ठीक है, तो महिलाओं कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि महिलाएं उन्हें क्या करने लगेंगी, डोमिनेट करने लगेंगे। ठीक है, उन्हें समहाउ रिजेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, उन्हें इग्नोर करने लगेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा
विभिन्न देशों के विभिन्न सोसाइटी में देखने को आपको मिल जाएगा। भारत में ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है और बहुत ही ईजिली देखने को मिलता है आज भी। ठीक है, वेल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन कौन से ऐसे अधिकार थे जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने, ठीक है, फ्रांस की महिलाओं को दिए। पहले अधिकार की अगर बात कर लें तो पहला है हमारा क्या कि एक स्टेट स्कूल्स के कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। स्टेट स्कूल विभिन्न फ्रांस के विभिन्न प्रोविंसेस में, क्षेत्रों में बनाए गए और वहाँ पर महिलाओं को क्या कर दिया गया, महिलाओं के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, गर्ल्स के लिए क्या कर दिया गया, जितने भी एजुकेशंस थे कंपलसरी कर दिए गए। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्या था हमारा, आप कह सकते हो स्टेप था रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का कि उन्होंने एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया है सारे लड़कियों के लिए। ठीक है, फ्रांस की। वेल नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हमारा आप देखेंगे वो क्या कि फोर्सफुल मैरिज का जो एक सिस्टम था हुआ करता था। फोर्सफुल मैरिज, मैंने आपको बताया था कि उन्हें जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था, तो ये समहाउ फोर्सफुल मैरिज की कैटेगरी में ही आप रख सकते हो। ठीक है, बोल सकते हो। तो उन्हें क्या हुआ कि फोर्सफुल जो मैरिज की कैटेगरी थी उनसे निकाला गया और उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वो अपने हिसाब से अपने जीवन साथी का क्या है, चुनाव कर सकती हैं। ठीक है, इतना नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक रजिस्टर्ड और फ्रीली मैटर में फ्री वे में क्या हुआ करता था, वो आपको लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ रजिस्टर्ड हुआ करती थी। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, उन्हें आपको डाइवोर्स का भी आपको कह सकते हो अधिकार दिया गया। इससे पहले डाइवोर्स के जो राइट्स थे पुरुषों के पास हुआ करते थे, परंतु इस बार क्या हुआ, डाइवोर्स के जो राइट्स थे वो डाइवोर्स के राइट्स महिलाओं को भी दिए गए, विच मीन्स दैट महिलाएं जो थी वो भी क्या कर सकती हैं, इनिशिएट कर सकती हैं डाइवोर्स के जो आपको जो प्रोसीजर है उसको आसान करते हैं। यानी कि इससे पहले पुरुष के पास सिर्फ अधिकार था। दो इंडिविजुअल अगर आप देख रहे हो, मान लीजिए ये दो इंडिविजुअल है ए और ये बी, ठीक है, ये मेन है और ये वुमेन है। ठीक है, अगर दोनों में क्या है, आपको खिटपिट चल रही है, नाराजगी चल रही है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि डाइवोर्स लें, परंतु इनिशिएशन की बात करें यानी शुरुआत की बात करें तो मेल के पास अधिकार था कि वो इनको क्या करें, आपको तलाक दे सकते हैं, डाइवोर्स दे सकते हैं। और ऐसा अधिकार कुछ भी नहीं था उनको इससे पहले कि वो इनको क्या करे, डाइवोर्स दे सकते हैं। तो ये बाद में आया। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, डाइवोर्स वाले कॉन्सेप्ट को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया और आपको अब महिलाओं को भी अधिकार दे दिया गया कि वो क्या कर सकती हैं, डाइवोर्स दे सकती हैं अपने पति को अगर वो अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है तो। ठीक है, आगे बात करते हैं जॉब ट्रेनिंग। अगर जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को भी क्या किया गया, महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया। महिलाओं को क्या किया गया, प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग दी जाने लगी क्योंकि उन्हें अब एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी, तो एजुकेशन के साथ उन्हें जॉब ट्रेनिंग दी जाती और उसके बाद उन्हें आपको जॉब भी प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुख्य महत्वपूर्ण उनके लिए हुआ करता था। इसके अलावा महिलाएं क्या थे, आर्टिस्ट बन सकती थी। अब इससे पहले वो आर्ट को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, ठीक है, बट अब वो आर्टिस्ट बन सकती थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स में, डायमेंशन में वो क्या है, परफॉर्म कर सकती थी। और इसके साथ साथ वो छोटे मोटे जो बिजनेसेस थे, ठीक है, उसको भी रन कर सकती थी, उसको भी चला सकती थी। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ अधिकार आपको क्या किए गए थे, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, और इन अधिकारों के साथ साथ क्या था, आपको देखिए मैंने आपको बताया था एक समय था जब क्या था, पूरे फ्रांस में आपको आतंक का समय था। ठीक है, रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, याद है लास्ट वीडियो में हमने इसे डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था। इस वक्त क्या हुआ था, 1793 की अगर हम लोग बात करें और 94 की बात कर ले, ठीक है, तो इस पूरे पीरियड को द रेन ऑफ टेरर कहा गया पूरे फ्रांस में। अब जाहिर सी बात है, अगर रेन ऑफ टेरर है, आतंक का समय है, तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के डिफरेंट लोगों के ऊपर भी होगा। किसी तरह के कोई भी प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेंगे। ओके, तो महिलाएं भी इसकी क्या बनी, शिकार बनी। महिलाओं के जो क्लब्स थे, ठीक है, वो भी इसके क्या बने, शिकार बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सी महिलाओं को इस वक्त क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, उनके क्लब्स बंद किए गए, फोर्सफुली बंद किए गए, और उनमें से बहुत सारी को तो एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। ओके, देखिए ये जो अधिकार अभी आपने देखे, ठीक है, यानी स्टेट स्कूल की शुरुआत करना, एजुकेशन कंपलसरी कर देना, ठीक है, मैरिज के लिए उनके पास ऑप्शन प्रोवाइड करना कि अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकती हैं। उसके बाद डाइवोर्स के लिए वो क्या कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटे मोटे बिजनेसेस रन कर सकती हैं, जॉब ट्रेनिंग ले सकती हैं। इसमें आप गौर करोगे राइट टू वोट का कहीं कोई जिक्र नहीं है।
और ना ही मैंने अभी तक आपको बताया। क्यों? क्योंकि ये उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया था। आप जानते हो राइट टू वोट का क्या मतलब होता है? राइट टू वोट एक पॉलिटिकल राइट है, ठीक है, और राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन और पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ठीक है, एज अ कॉम्पिटिटर, ओके, ये भी उनको नहीं प्रोवाइड किया गया था। यानी ना तो वो चुनाव में वोट दे सकती थी और ना ही आपको चुनाव में, ठीक है, एज अ कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिट कर सकती थी। तो इसका बात इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि ये राइट्स अभी भी उनको प्रोवाइड नहीं किए गए थे, ठीक है। क्यों नहीं किए गए थे? क्योंकि मैंने आपको बता दिया मेल डोमिनेंसी एक ईगोनेस से गुजरा करती थी, ठीक है, ईगो से गुजरा करती थी। इसलिए चलिए बात कर लेते हैं आखिर उनको कब ये राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया। तो आपको बता दें 1946 में उनको राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया, ठीक है। यानी वोट देने का जो अधिकार था उनको 1946 में, जब भारत आजाद हुआ तब, ठीक है, एक साल बाद हम भी आज़ाद हो गए थे। और हमारे आज़ादी में सबसे खास बात यह थी कि हम एक लोकतांत्रिक देश बने और जहां इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया, ठीक है। आपको किसी तरह की कोई भी अनइक्वालिटी, बायसनेस हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने विभिन्न प्रकार के जितने भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन थे विभिन्न देशों के, वहां से आइडियाज बोरो किया, वहां से आइडियाज लिया, ठीक है, और उन आइडियाज को अपने संविधान में डाला ताकि कम से कम क्या कर सके, कन्फ्लिक्ट जो है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके या फिर खत्म कर सके, ठीक है। इस बीच जानना है आपको क्या कि 1793 से 94 द रेन ऑफ टेरर का समय था और इस वक्त महिलाओं को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, पकड़ पकड़ कर अरेस्ट किया जा रहा था, मारा जा रहा था। क्यों? क्योंकि महिलाएं लगातार अपने अधिकारों की बात कर रही थी, वोट की बात कर रही थी, पॉलिटिकल राइट ही नहीं चाहिए था, ठीक है, ओके। कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, अब ये राइट उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो इसमें लगातार उनकी लड़ाई चल रही थी। आप देखोगे इनके बीच का डिफरेंस लगभग आपको 200 सालों के आसपास का मिलेगा। तो एक लंबी लड़ाई चली, उनकी लंबी लड़ाई चली ताकि उनको क्या है, यहाँ पर आपको वोट के अधिकार दिए जा सके। आइए एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, नाम है ओलंपे डी गॉजेस, ठीक है, आप इनकी क्या है इमेज देख रहे हो अभी आप स्क्रीन के ऊपर, ओलंप डी गॉजेस, ठीक है। इसके देखिए अब ये कुछ विदेशी नाम है तो इनकी प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा बेहतर तरीके से आपको इसको प्रोनाउंस करूं ताकि आप भी इसको उसी वे में प्रोनाउंस करो और आप अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सको। वेल, ओलंप डी गॉजेस ये कौन थी? एक रेवोल्यूशनरी आपको वुमेन थी फ्रांस की और लीडर भी थी। बहुत सारे मैंने आपको बताया पॉलिटिकल क्लब्स चल रहे थे, उनमें से एक की क्या थी, लीडर भी थी, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी जो क्या थी आपको कंसर्न थी, वो क्या थी, 1791 में बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन से थी, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी क्या थी प्रॉब्लम थी, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उन्होंने उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने कहा कि महिलाओं के बारे में तो कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया। इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठाया और खुद, ठीक है, अपने हाथों से महिलाओं के लिए एक संविधान लिखा जिसको कहा गया, ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ठीक है। आप देखो इसमें फर्क समझो। अभी मैं बता रहा हूं पहले के संविधान 1791 के संविधान में और इनके द्वारा लिखा गया जो संविधान था उसमें क्या डिफरेंस था। एक ही वर्ड का डिफरेंस था, क्या था, मेन और वुमेन का, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। यानी पहले वाला जो हमारा संविधान था उसको हम लोग पढ़ते थे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन, सॉरी मैन एंड सिटीजन्स, एंड दूसरा वाला जो हमारा था उसको हम लोग पढ़ते थे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ठीक है। इतना ही नहीं, ओलंप डी गॉजेस ने क्या किया, ये जो उन्होंने अपने हाथों से संविधान लिखा, इसको उन्होंने क्या किया, उस वक्त की जो क्वीन थी मैरी एंथोनेट, सॉरी उस वक्त की जो क्वीन थी और आप कह सकते हो कि उस वक्त की जो आपको एडमिनिस्ट्रेटर थी, उनके सामने भी क्या किया, इसको प्रेजेंट किया, ठीक है। इतना ही नहीं, ओलंप डी गॉजेस ने क्या किया, इतना ही नहीं, ओलंप डी गॉजेस ने क्या किया, आपको देखोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अपने हाथों से लिखा उसको हायर लेवल या फिर आप कह सकते हो हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक या फिर नेशनल असेंबली कह सकते हो, वहां तक इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने क्या किया, एड्रेस किया, ठीक है। इवन उन्होंने क्वीन के साथ भी इसको शेयर किया था। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या इनकी मांगे पूरी की गई। तो मैं आपको बता दूं नहीं। क्यों? क्योंकि जब द रेन ऑफ टेरर का समय चल रहा था तो
ठीक है, उस वक्त क्या किया जा रहा था, जो रेवोल्यूशनरी जितने भी हमारे क्लब्स थे, स्पेशली किनके, महिलाओं के, उनको फोर्सफुली क्लोज किया जा रहा था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का यह फरमान था कि जो भी महिलाएं अधिकारों की बात कर रही हैं, वोट्स की बात कर रही हैं, पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रही हैं, उनके क्लब्स को बंद किया जाए, ठीक है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें एग्जीक्यूट भी किया जाए। बिल्कुल सेम पैटर्न पर ओलेम डी गोजस को भी क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर ट्रायल चलाया गया, केसेस चलाए गए, ठीक है, नेशनल कन्वेंशन में, ठीक है, और उसके बाद उन्हें ट्रेजन के चार्ज पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, ट्रेजन का चार्ज, वही चार्ज यानी देशद्रोह का चार्ज जिस पर आपको क्या किया गया था, आपको बोलोगे लुइस 16 को भी एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, उनको भी एग्जीक्यूट किया गया था। सेम पैटर्न पर आपको ओलेम डी गोजस को भी ट्रेजन के चार्ज पर ही, देशद्रोह के चार्ज पर ही क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो ये अभी तक के टॉपिक्स थे जो आपको वुमेन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे। इसके बाद हम बात करेंगे आपको हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एबोलिशन ऑफ द slavery system in French colonies. Okay, before starting I want to tell you that it was one of the most revolutionary social reform that was taken by the Jacobin Club in 1794. आसान भाषा में यह एक क्रांतिकारी क्या था, स्टेप था, कार्य था, किसके द्वारा, जैकबिन क्लब द्वारा। और स्लेवरी सिस्टम कब खत्म किया गया, 1794 में ख़त्म किया गया। कौन सी सरकार थी, इसमें जो सरकार इन्वॉल्व थी वो थी जैकबिन क्लब की सरकार। ठीक है, वेल सबसे पहले इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक कैरेबियन आइलैंड क्या है, आपको यूएस के सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न अमेरिका के आपको देखोगे सदर्न ईस्टर्न पार्ट में आपको ये सिचुएटेड है, एज यू कैन सी इन द इमेजेस ऑन द स्क्रीन। ओके, अब मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या देखने को मिल जाएंगे, आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। इसी में से कुछ आइलैंड्स थे जहाँ काफ़ी ज़्यादा क्या थे, आपको कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स क्या हुआ करते थे उस वक्त उगाए जाते थे, और इन प्रोडक्ट्स को वहाँ से सीधा कहाँ लेकर जाया जाता था, यूरोप लेकर जाया जाता था। ठीक है, कुछ आइलैंड्स के नाम मैं लेता हूँ, जैसे मार्टिनिक्यू, ठीक है, ग्वाडेलूपे, ठीक है, और सैन डोमिंगो। ये जो 3 आइलैंड हैं यहाँ पर जो सिचुएटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या थे, आपको प्रोडक्टिव थे, विच मीन्स दैट यहाँ से मैक्सिमम कॉमोडिटीज़ आप किसे कहोगे, कॉमोडिटीज़ हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल आप शुगर कह सकते हो, ठीक है, शुगर के साथ आप कह सकते हो क्या, इंडिगो, ठीक है, कॉफ़ी, ओके, इसके अलावा आप टोबैको कह सकते हो। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं इसको कॉमोडिटीज़ कहा जाता था। ओके, और इन प्रोडक्ट्स को कहाँ से कहाँ लेकर जाया जाता था, आप देख रहे हो, इन प्रोडक्ट्स को आपको कैरिबियन आइलैंड से यूरोप लेकर जाया करता था। ठीक है, अब सवाल उठता है कि आखिर अगर ये सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ से आपको यूरोप लेकर जाया जा रहा है, इनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा है, तो इन सब का आपको स्लेव ट्रेड से क्या लेना देना है, यानी गुलामी प्रथा से क्या लेना देना है, गुलामी व्यापार से क्या लेना देना है। तो मैं आपको बता दूं आसान भाषा में, ठीक है, यूरोपियंस जो थे, ठीक है, उन्हें इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स थे, इनकी लत तो थी, आदत तो थी, परंतु इन्हें उगाने के लिए उन्हें अपने देश को छोड़कर ऐसे आइलैंड्स पर जाना क्या था, आपको पड़ता था। तो सबसे मेजर जो यहाँ पर कंसर्न उनके लिए यह रेज होता था, या फिर दिक्कतें, प्रॉब्लम्स ये आती थी कि उन्हें अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रुकना पड़ता था। ठीक है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें उगानी पड़ती थी, मेहनत करना पड़ता था, हार्ड वर्क करना पड़ता था, तब वो क्या करते थे, इन सारी चीज़ों को उगाते थे। और इनकी अनविलिंगनेस ऑफ, कह सकते हो आप, अनविलिंगनेस ऑफ जो यूरोपियंस थी टुवर्ड्स वर्किंग, ठीक है, और वर्क, या फिर आप आसान भाषा में कहो कि उनकी जो काम करने की जो इच्छा थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। समझ पा रहे हो, अब जब काम करने की इच्छा नहीं होगी यूरोपियंस की, ठीक है, तो कैरेबियन आइलैंड में कौन काम करेगा, समझ में आ गया। यानी कि आप देखोगे, इसे हम ट्रायंगुलर क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, मॉडल कहते हैं। ठीक है, इट वाज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलर बिजनेस मॉडल। क्यों मैं कह रहा हूं, मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका अगर ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और ये यूएस है, या फिर कैरेबियन आइलैंड है। ठीक है, तो क्या हुआ करता था कि जो भी आपको देखोगे कि प्रोडक्ट्स हैं,
आपको यहाँ पर उगाए जाते थे और वो प्रोडक्ट कहाँ जाता था, इधर जाया करता था। परंतु जो आपको चाहिए थे लेबर्स काम करने के, ठीक है, वो लेबर्स यहाँ क्या होते थे, शॉर्टेज उनकी देखने को मिल रही थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर देखने को मिल रहा था। वजह क्या थी, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जाना नहीं चाहते थे, जाकर काम करना नहीं चाहते थे, वो बस वहाँ अपनी कॉलोनीज बनाना चाहते थे, उन्हें गुलाम बनाना चाहते थे और उनसे ही काम कराना चाहते थे, ठीक है। परंतु वजह क्या थी कि स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इन लोगों की अनविलिंगनेस की वजह से, काम नहीं करने की इच्छा की वजह से, ठीक है, ये लोग कहाँ निकलते थे, ये अफ्रीकन कंटिनेंट्स में जाया करते थे। अफ्रीकन कोस्टल आपको जो क्या थे, आपको एरियाज थे, वहां जाया करते थे। अफ्रीकन कोस्टल एरियाज मतलब अगर ये अफ्रीका है इस तरीके से, तो इस रीजन में वो जाया क्या करते थे, बेसिकली ऐसे आते थे और इस रीजन में जाया करते थे और यहाँ से स्लेव्स खरीदा करते थे। किन से, जो लोकल चिफ्टेंस हुआ करते थे। लोकल चिफ्टेंस कौन, जो वहाँ के जो लोकल कह सकते हो लीडर हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, उनसे वो खरीदते थे वहाँ बहुत सारे स्लेव्स, बहुत सारे गुलाम, बहुत सारे ब्लैक्स, ठीक है। मैं ब्लैक वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली आपको अफ्रीका में ब्लैक्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उन्हें वो वहाँ से निकाल कर कहाँ लेकर जाया करते थे, यानी वो यहाँ से इन्हें यहाँ आते थे और यहाँ से क्या करते थे, वो स्लेव्स को खरीदते थे और इन स्लेव्स को कहाँ ले जाकर बेच देते थे, यहाँ बेच देते थे, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच की क्या थी, कॉलोनीज थी, फ्रेंच की कॉलोनीज थी। अभी ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। कैरिबियन आइलैंड में क्या था, ऐसी जमीन थी, अच्छी जमीन थी, वहां के मौसम अच्छे थे, वहां पर आपको शुगर, इंडिगो, कॉफी, टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स उगाए जा सकते थे। परंतु यूरोपियन जो थे यहाँ जाकर काम नहीं करना चाहते थे। तो उनके साथ क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है, लेबर शॉर्टेज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका से स्लेव्स खरीदेंगे और स्लेव्स को यहाँ लाकर बेचेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का व्यापार ही शुरू हो गया 17वीं सेंचुरी में के आसपास, ठीक है। 17वीं शताब्दी के आसपास ये एक आपको व्यापार ही क्या हो गया, आपको व्यापार की ही शुरुआत हो गई। और यहाँ से जो लोग आते थे फ्रेंच के व्यापारी, वो यहाँ और यहाँ से जाने में, यानी आप देखोगे क्या, अफ्रीकन कोस्टल रीजन से पूरा अटलांटिक ओशन पार करते हुए जाना पड़ता था। सदर्न अटलांटिक ओशन पार कर रहे हैं और आपको नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में जा रहे हैं, यूएस रीजन में, कैरिबियन आइलैंड में। अब इस बीच जो हमारा क्या था, सफर हुआ करता था, वो लगभग आपको 3 महीने का हुआ करता था। क्या चीज से, शिप्स से, यानी शिप्स से वो यहां से यहां मूवमेंट किया करते थे और इसमें टाइटली पैक्ड, जितने भी आपको कह सकते हो स्लेव्स थे, उनको बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड करके शिप्स में बहुत ज्यादा उनके पास सांस लेने को घुटन हुआ करती थी, प्रॉपर कह सकते हो आपकी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की जाती थी। बस जैसे तैसे उन्हें उसमें दबा के घुसा कर कैसे भी आपको यहाँ कैरिबियन आइलैंड तक पहुंचा दिया जाता था, ठीक है। इस पूरे मॉडल को क्या कहा गया, इस मॉडल को आपको ट्रायंगुलर स्लेव बिजनेस मॉडल कहा गया। ओके, ट्रायंगुलर, ठीक है, स्लेव बिजनेस मॉडल। ट्रायंगुलर क्यों, क्योंकि ये 3 आपको कंटिनेंट्स के बीच में हो रहा था। स्लेव क्यों, क्योंकि ये स्लेव का ही व्यापार होता, स्लेव का ही बिजनेस हो रहा था, ठीक है। उसके बाद ये एक पर्टिकुलर पूरे सिस्टम को एक मॉडल का नाम दे दिया गया। मैं आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, या फिर ये कि स्लेव सिस्टम, स्लेव ट्रेड सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता था कि यूरोप में जो थी कमोडिटीज की जो डिमांड थी ना, बहुत ज्यादा हाई थी। याद रखिएगा, यूरोप के लोगों के साथ एक क्या दिक्कत थी ना, कि ये लोग क्या है ना, आपको विभिन्न प्रकार की कमोडिटीज का कंजप्शन तो किया करते थे, पर उन्हें वो उगा नहीं पाते थे, क्योंकि वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी हुआ नहीं करती हैं। यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो वो क्या किया करते थे, दूसरे देशों से उन सारी चीज़ों को लाया करते थे। अब दूसरे देशों से उन सारी चीज़ों को लाकर वो तीसरे देश में भी बेचा किया करते थे, ठीक है। ओके, इसी तरीके का व्यापार भारत में भी चला करता था, ठीक है। जैसे क्या होता था, आपको वो ब्रिटिशर्स भारत आया करते थे, ठीक है, और भारत में ओपियम यानी ड्रग्स, इंडिगो, इन सारी चीजों को उगा करके कहाँ बेचा करते थे, चाइना में बेचा करते थे। और चाइना से ब्रिटिशर्स क्या लिया करते थे, चाइना से ब्रिटिशर्स लिया करते थे टी, चाय। उन्हें लत थी चायों की, ठीक है। चाय की इतनी लत थी कि उन्होंने चाइना के साथ युद्ध की घोषणा कर दी थी। जब चाइना ने कहा कि नहीं, आप मुझे ड्रग्स बेच रहे हो, हमारे देश के लोग क्या हो रहे हैं, पूरे नशा में धुत हैं, ठीक है, अब हमें ड्रग्स नहीं चाहिए, आपको मेरे साथ व्यापार करना है तो किसके साथ करो, आप मेरे साथ व्यापार करो, सोने के साथ, चांदी के साथ, तब मैं आपको चाय दूंगा। तो ब्रिटिशर्स ने कहा हमारे पास सोना चांदी नहीं है, ठीक है, हमारी जो सोना चांदी की ट्रेजरी है वो खत्म हो रही है, हम देंगे तो आपको ओपियम ही देंगे।
आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो हम जबरदस्ती देंगे और आपसे चाय लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉलोनीज चूंकि पावरफुल हुआ करती थी, आपको ऐसे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं तो आपको अपने कॉलोनीज वाले जितने भी आपको स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उसके ऊपर वो दबाव बना कर रखा करती थी। वेल आगे बढ़ते हैं। अब ये जितने भी स्लेव्स थे ना, ठीक है, हायर डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था। सिंपल सा अगर मैं आपको एक सेंटेंस में बोलूं तो हायर एक्सप्लॉयटेशन जो है हायर प्रोडक्शन को क्या करता था, आपको रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। और हायर प्रोडक्शन क्या किया करता था, यूरोप में की सोसाइटी की जितने भी डिमांड्स है उसको फुलफिल किया करता था, आसान भाषा में, ठीक है। यानी आप जितने ज्यादा स्लेव्स को बोलोगे काम करो, जितने ज्यादा आप उनसे क्या कराओगे, काम करवा के प्रोडक्ट्स उगवाओगे, ठीक है, जितने ज्यादा क्षेत्रों में उनको लगाओगे, जितने बड़े एरियाज को कवर करोगे, उतना ज्यादा प्रोडक्ट्स आप उगा सकते हो। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स आप उगाओगे उतनी ज्यादा आप क्या कर सकते हो, यूरोप की नीड्स को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। अब यूरोप की नीड सिर्फ यही तो नहीं थी, वो क्या करते थे, इन सारी चीजों का एज ए प्रोडक्ट खुद भी बेचा करते थे दूसरे देशों में, ठीक है, ताकि दूसरे डिमांड्स को भी, दूसरे नीड्स को भी वो फुलफिल कर सके। ओके, इसके साथ साथ क्या हुआ कि यूरोप शहर में ना कुछ आपको ऐसे पोर्ट सिटीज क्या हो गई, काफी ज्यादा डेवलप हो गई। किसकी वजह से, स्लेव ट्रेड की वजह से। ओके, यानी स्लेव ट्रेड इतना ज्यादा आपको कह सकते हैं फेमस हो गया, इतना ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई कि यूरोप में कुछ पोर्ट सिटीज मतलब बंदरगाह, जो क्या है आपको समुद्र किनारे, आपको जो रीजन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, शहर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम पोर्ट सिटीज कहते हैं, जहां आपको शिप्स आकर रुकती हैं। अब स्लेव का ट्रेड वहां उन क्षेत्रों में इतना ज्यादा होने लगा यूरोप के कुछ आपको पोर्ट सिटीज में कि वो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस हो गई, डेवलप्ड हो गई। आसान भाषा में बात करते हैं, जैसे दो एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा क्या, बॉर्डियोक्स, जैसा अभी आप इमेज में देख रहे हो, और दूसरा हमारा क्या, नैंटेज, ठीक है। इकोनॉमिकली यानी आर्थिक अगर आप रूप से देखो तो ये काफी ज्यादा स्लेव ट्रेड की वजह से प्रोस्पेरस हो चुके थे। ओके, यानी स्लेव ट्रेड ने समहाउ कह सकते हो पूरा का पूरा आपको एक कंटिनेंट, कंट्री, पोर्ट सिटी सभी को क्या किया, आपको सपोर्ट किया डेवलप होने में। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, बात करते हैं नेशनल असेंबली की, फ्रांस की। तो अभी तक आपने देखा क्या कि स्लेव ट्रेड की शुरुआत कैसे हुई, स्लेव ट्रेड से किन किन को फायदा हो रहा था, कैसे फायदा हो रहा था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्या, नेशनल असेंबली जो है हमारी फ्रांस की, उस वक्त की सरकार, ठीक है, 1792-93 की जो गवर्नमेंट थी। ओके, ठीक है, ठीक है। एक सवाल उठने लगा, काफी लंबी डिबेट होने लगी नेशनल असेंबली में कि राइट्स ऑफ मैन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहां डेवलप हुआ, यह कहां पर ओरिजिनेट हुआ, यह ओरिजिनेट हुआ आपको फ्रांस में। राइट्स ऑफ मैन के जो कॉन्सेप्ट थे, यानी पुरुषों को जो अधिकार मिलना चाहिए, मानव को जो अधिकार मिलना चाहिए, यह अधिकार का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, कहां से जनरेट हुआ, फ्रांस में जनरेट हुआ। तो सवाल यह उठने लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्या ये सिर्फ फ्रांस के लिए है या फिर फ्रांस से बाहर जितने भी देश है वहां पर भी इसे पहुंचाया जाना चाहिए। अब चूंकि फ्रांस जो है फ्रेंच कॉलोनीज थी बहुत देशों में, बहुत सारे देशों में, अफ्रीका में मिलेगी आपको ये, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट्स में मिलेंगे, एशिया में मिलेगा, एशिया में आपको, इंडिया में भी आपको क्या थे, आपको फ्रेंच की कॉलोनीज थी। ओके, आपको समझना क्या, जानना यह है कि फ्रेंच की कॉलोनीज तक क्या ये अधिकार पहुंचाए जाने चाहिए या नहीं, इस पर काफी लंबी बहस हुआ करती थी नेशनल असेंबली में, ठीक है। आसान भाषा में इसे और समझते हैं, जैसे नेशनल असेंबली के पास एक क्या सबसे बड़ी कंसर्न थी ना, दिक्कतें थी कि वो काफी ज्यादा उनके ऊपर दबाव बन रहा था कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर हम लेकर आ रहे, राइट्स ऑफ मैन का कॉन्सेप्ट, तो हम स्लेव ट्रेड क्यों कर रहे हैं, स्लेव ट्रेड को हमें रोक देना चाहिए, स्पेशली वहां जहां हमारी कॉलोनीज हैं, वहां जहां हम लोगों को, हमने जिन देशों को गुलाम बनाया है, वहां हमारे अधिकार हैं, हम पावरफुल है, वहां ऐसा कर सकते हैं। दूसरे देशों में भले हुए हम चीज नहीं करें, परंतु फ्रेंच कॉलोनीज में तो कर सकते हैं, कैरेबियन आइलैंड में तो कर सकते हैं, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज में तो कर सकते हैं। परंतु वजह क्या थी, देखिए नेशनल असेंबली ने क्या किया, आपको स्लेव ट्रेड को नहीं खत्म किया, या फिर कोई उसके खिलाफ बहुत स्ट्रांग लॉज वो लेकर नहीं आ पाई, कोई भी स्ट्रांग कानून लेकर नहीं आ पाई। वजह क्या थी आपको पता है, वजह थे बिग बिजनेसमैन। ओके, बिग बिजनेसमैन फ्रांस के, क्यों, जितने भी बड़े व्यापारी थे उनके व्यापार स्लेव ट्रेड से ही चल रहे थे। ओके, चाहे वो प्रोडक्शंस की हो या फिर वो स्लेव के ट्रेड की हो, ठीक है, लेन देन की हो, ठीक है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो व्यापार हैं। अब जो बिग बिजनेसमैन थे आपको फ्रांस के,
ठीक है। बिग बिजनेसमैन क्या करते थे भाई, बिग बिजनेसमैन क्या थे, टैक्सेस दिया करते थे, हायर टैक्स पेयर्स हुआ करते थे, किनको, गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है, ओके। अब इनका व्यापार किन से चलता था, स्लेव ट्रेड से चला करता था, क्योंकि स्लेव ट्रेड से इन्हें क्या होती थी, अर्निंग हुआ करती थी, हायर अमाउंट ऑफ क्या है, ये आपको पैसे कमा लेते थे, मनी कमा लेते थे, बहुत ज्यादा पैसे कमाते थे स्लेव ट्रेड से, ओके। अब स्लेव ट्रेड को क्या था, इनको खत्म करना था गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट, ये एक साइकिल देख रहे हो आप, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है किन से, बिग बिजनेसमैन से, क्योंकि बिग बिजनेसमैन टैक्स पे कर रहे गवर्नमेंट को, ओके। और बिग बिजनेसमैन को किससे फायदा हो रहा है, स्लेव ट्रेड से हो रहा है, कि क्या, क्यों, क्योंकि वहां से बहुत हायर अमाउंट ऑफ मनी गेन कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव था क्या, कि राइट ऑफ मैन का कॉन्सेप्ट अगर पूरे फ्रांस में फैल रहा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको दूसरे मानव को भी देना चाहिए, दूसरे देशों को देना चाहिए, इससे फ्रांस की ग्लोरी बढ़ेगी, ठीक है, फ्रांस की वाहवाही बढ़ेगी पूरे फ्रांस में, पूरे विश्व में, कि फ्रांस ने इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए। जैसे आप देखते हो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, जब भी इसकी बात होती है तो फ्रांस की बात होती है, ठीक है। तो ये भी एक क्या था, आपको कॉन्सेप्ट था, पर गवर्नमेंट उस वक्त मजबूर थी। गवर्नमेंट किन की थी भाई, नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट थी, समझ में आ रहा है, ओके। और वो क्या नहीं कर पाई, आपको स्लेव ट्रेड को खत्म नहीं कर पाई, समझ में आया। और ये साइकिल चलता ही चला गया, ये साइकिल कभी ब्रेक ही नहीं हुआ, ब्रेक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सभी इसमें इन्वॉल्व थे, सभी के कुछ ना कुछ फायदे हो रहे थे, ठीक है। नुकसान जिसका और था वो थे सिर्फ स्लेव्स, गुलाम। कहाँ के गुलाम, अफ्रीका के जितने भी आपको स्लेव्स थे, ब्लैक्स थे, उन लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसमें, और जो आपको जानना हुआ क्या, जैकबिन क्लब के बारे में जानना है। देखिए 1794 में मैंने आपको बताया था कि जो जैकबिन क्लब है, 93-94 में जैकबिन क्लब का काफी ज्यादा दबदबा था और उनकी गवर्नमेंट चल रही थी पूरे फ्रांस में, ठीक है। जैकबिन क्लब कौन थे भाई, जैकबिन क्लब जो थे आपको लोअर सेक्शन सोसाइटीज के लोग थे, लोअर, ठीक है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब जैकबिन क्लब सबसे निचले तबके के क्या थे, आपको ग्रुप्स के लोग थे। क्या था, इन लोगों ने 1794 में सीधा सीधा क्या किया, स्लेवरी ट्रेड को खत्म कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। सिर्फ फ्रांस में, फ्रेंच की सारी कॉलोनीज में, या ध्यान से सुनना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरे फ्रांस में आपको स्लेव ट्रेड को खत्म किया, फ्रेंच की जितनी भी कॉलोनीज थी, कॉलोनीज मतलब फ्रांस जिन जिन देशों को गुलाम बना बैठा था, ठीक है, उन देशों में भी क्या किया, जैकबिन क्लब की गवर्नमेंट ने आपको स्लेव ट्रेडरी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और ये बहुत ही बड़ा स्टेप था, क्रांतिकारी स्टेप था, क्योंकि इससे पहले की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, है ना। तो जैकबिन क्लब ने ऐसा क्यों किया, देखिए इसके पीछे की मुख्य वजह मैं आपको बता देता हूं, वो यह कि ये खुद कहां से बिलोंग किया करते थे, फ्रांस की सबसे लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हुआ करते थे, सबसे निचले तबके के लोग हुआ करते थे, ये खुद कुचले आपको दबे हुए लोग हुआ करते थे। ये जानते थे कि आपको गुलामी प्रथा जैसी सिस्टम क्या है फ्रांस में, ये लोग खुद इन सारी चीजों को सह रहे थे, अपने देश के नागरिक भले थे, परंतु ये भी तो क्या है, आपको दबे कुचले थे, ओके। तो इन लोगों ने आपको इनकी प्रॉब्लम्स को समझा, समहाउ रिलेट किया, उनके फीलिंग्स को समझा, और आपको कह सकते हो स्लेव ट्रेडरी को खत्म कर दिया। अब बोलोगे नेशनल असेंबली ऐसा क्यों नहीं कर पा रही थी, तो देखिए भाई, नेशनल असेंबली के साथ क्या था, रेवेन्यू उन्हें मिल रहा था ना। और रेवेन्यू के साथ उन्हें क्या मिल रहा था, रेवेन्यू के साथ उन्हें जो चीज थी क्या, वो थे आपको रिच पीपल लोग। यहां पर जो सरकार थी वो भी रिच पीपल की थी, और जो बिजनेसमैन थे जिनके साथ उनकी साठगांठ थी, ठीक है, आपको कोलिशन थी, वो भी बिग बिजनेसमैन थे। तो भाई अमीर को क्या जाता है कि गरीब के साथ क्या दिक्कत हो रहा, गरीब के साथ कितनी परेशानी हो रही, नहीं हो रही, इन सारी चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखोगे कि जब जैसे ही जैकबिन क्लब पावर में आया, पावर में आने के बाद इसने 1794 में इन सारी चीजों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब एक चीज और जाननी है आपको यहाँ पर, वह कि भले 1794 में जैकबिन क्लब ने इसको खत्म कर दिया था, परंतु 10 साल बाद 10 ईयर लेटर नेपोलियन बोनापार्टे ने फिर से स्लेव ट्रेड सिस्टम को री इंट्रोड्यूस कर दिया, विच मीन्स दैट नेपोलियन बोनापार्टे री इंट्रोड्यूस द स्लेव ट्रेड सिस्टम आफ्टर 10 years ऑफ इट्स एवोल्यूशन, ओके। तो आप आसान भाषा में समझ लो, इससे आपको 10 साल बाद फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और ये चलता ही चला गया, ठीक है। फाइनली 1848 में, ठीक है, आप देख रहे हो 1794, फिर उसके बाद सीधा 1848 में आओ, ठीक है। तो आप देखोगे 1784 में
इसे कब रीइंट्रोड्यूस किया गया? 10 साल बाद क्या होता है भाई, इसके बाद आप देख लो, आप 1804 कह दो। इस वक्त नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियन ने। मैं अभी आगे बताऊंगा नेपोलियनिक कोड क्या है। तो 10 साल बाद 1804 के आसपास नेपोलियन ने स्लेव ट्रेड सिस्टम को फिर इंट्रोड्यूस किया, और फिर उसके बाद इसको फाइनली 1848 में आपको फाइनली पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वेल, तो ये आपको कुछ जानकारी थी जो आपको समझनी थी द एबोलिशन ऑफ आपको स्लेवरी वाले टॉपिक से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे द एवरीडे लाइफ, और उनके जो प्रॉब्लम्स थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट पड़ रहे थे लोगों के ऊपर, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, विच मीन्स दैट कि क्या जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ थे, प्रिंसिपल्स थे, इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ रहा था, या फिर सरकार इसके लिए क्या क्या चीज़ें कर रही थी। एक सवाल से इस पूरे टॉपिक की शुरुआत करता हूँ कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द वेयरिंग स्टाइल ऑफ द पीपल, द लैंग्वेजेस, द बुक्स, ओके, और यू कैन ऑल्सो से दैट द आइडियाज़, द प्रिंसिपल्स, द थॉट प्रोसेस और द एक्शन प्रोसेस ऑफ द पीपल। ओके, आसान भाषा में अगर इसको समझो कि क्या आपको राजनीतिक जो आपको अधिकार हैं, ठीक है, वो लोगों के विचारधारा को बदल सकते हैं, लोगों के काम करने के तरीकों को बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त फ्रांस के आपको विभिन्न समाजों में देखने को मिल रही थी। और इसके पीछे की जो मुख्य वजह थी वो ये थी फ्रांस की सरकार। चूँकि फ्रांस की सरकार खुद एक रेवोल्यूशनरी नेचर की सरकार थी, वह खुद लोकतांत्रिक प्रिंसिपल्स को क्या करना चाहती थी, इस्टेब्लिश करना चाहती थी, भले ही वो थोड़े बहुत लिमिटेड हों, क्योंकि वो महिलाओं के लिए नहीं थे, बच्चों के लिए नहीं थे, ठीक है, परंतु वो लोकतांत्रिक आपको कह सकते हो आप प्रिंसिपल्स तो थे, पिलर्स तो थे, डेमोक्रेटिक आपको प्रिंसिपल्स, जिसने आपको विश्व में कई देशों को डेमोक्रेटिक बनने में बाद में मदद किया, ठीक है, संविधान स्थापित करने में मदद किया। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की फ्रांस के गवर्नमेंट के साथ। फ्रांस की गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लगातार ये कोशिश कर रही थी कि जो लोगों के जीवन में क्या है, आपको लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट्स, इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स और फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को क्या कर सके, क्या एक तरीके से प्रमोट कर सके लोगों के बीच में, ठीक है। वजह क्या थी, देखिए वजह क्या होता है कि जब तक ऐसे आइडियाज़ लोगों के बीच क्या होंगे, घूमेंगे नहीं, लोग इन आइडियाज़ को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक क्या है, इन आइडियाज़ को वो इम्प्लीमेंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। आसान भाषा में समझो कि जब तक लिबर्टी, आज़ादी जैसी कोई कॉन्सेप्ट आप लोग सुनते नहीं हैं, ठीक है, उनके बारे में लोग जानेंगे ही नहीं, ठीक है, तो उसके बारे में वो काम ही नहीं कर सकते। अब चूंकि फ्रांस क्या है, ये जितने भी डेवलपमेंट्स और थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड, स्पेशली आपको फ्रांस के जो शहर थे वहाँ देखने को मिलेंगे, पेरिस जैसे शहर में, वर्साय जैसे शहरों में, ठीक है। परंतु कंट्री साइड का क्या, यानी देहाती क्षेत्रों का क्या, वहाँ पर लोग जो अनएजुकेटेड थे उनका क्या, उन्हें ये सारी चीज़ें तो नहीं पहुँच पा रही थी, उन्हें तो इन सारी चीज़ों की खबर नहीं थी। वो अपने दिनचर्या के कामों में व्यस्त थे, अपने किसानी में व्यस्त थे, अपने कामों में व्यस्त थे, ठीक है, उन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेना देना क्या। परंतु फ्रांस की सरकार ने कोशिश की कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे जो आइडियाज़ हैं, इसको वो क्या करे, गांवों देहातों तक भी क्या करे, प्रमोट करे, ताकि उनकी जो सपोर्ट सिस्टम है और भी मजबूत बन सके, ठीक है, और ऐसी सरकार को हिला पाना आसान नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई 14 जुलाई 1789 को, जब बास्तिल के किले को ढहा दिया गया, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत जिस दिन हुई। बास्तिल के किले को ढहाने के बाद जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, उनको रिजेक्ट करने के बाद नेशनल असेंबली की जो हमारी जो क्या थी, एस्टैब्लिशमेंट थी, ठीक है, नेशनल असेंबली के बाद जो चीज़ें आई, सारी चीज़ें ने क्या कर दिया, आपको फ्रांस के सिस्टम को बदल के रख दिया। कैसे, बात करते हैं। नेशनल असेंबली ने क्या किया, सिंपल सा किया, एक लॉ पास किया, ठीक है, पास्ड अ लॉ जिसने क्या किया, सेंसरशिप को बैन कर दिया। सेंसरशिप को बैन कर दिया, ठीक है। अब बैन कर दिया तो इसका मतलब क्या, बैन करने का मतलब क्या, सेंसरशिप क्या है ये जान लीजिए। सेंसरशिप का मतलब क्या कि राजा का पूरा कह सकते हो आप एक तरीके से एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन प्रेस, विच मीन्स दैट क्या चीज़ें आपको छपेंगी अखबार में, किताबों में, लोगों तक कौन सी चीज़ें पैम्पलेट्स के माध्यम से पहुंचेंगी, पिक्चर्स कैसे छपने चाहिए, बनने चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आपको उस वक्त के राजा लुई 16 का एब्सोल्यूट कंट्रोल था। एब्सोल्यूट कंट्रोल इट मीन्स दैट कि पूरा आपको अधिकार था
कोई भी चीज़ें राजा के खिलाफ आपको नहीं छापी जा सकती थी और लोगों के बीच तो और भी नहीं वो उसको क्या है लाया जा सकता था, स्प्रेड किया जा सकता था। ये क्या था, ये एक तरीके का जुर्म था और राजा इसके खिलाफ सीधे मृत्युदंड की सजा आपको दिया करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ बंद की गई, खत्म की गई, सेंसरशिप को ही हटा दिया गया। अब जब सेंसरशिप हट गई तो ये कह सकते हो आप लोगों को वॉइस मिल गया। वॉइस मतलब एक आवाज़ मिल गई, बोलने की आवाज़, अपने अधिकारों के लिए कह सकते हो आप आवाज़ उठाने की आवाज़ उनको क्या हो गई, सेंसरशिप के हटने के बाद मिल गया। लोगों ने आपको कई विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हो मेथड्स, जैसे डांस के माध्यम से, प्लेज के माध्यम से, नाटक उन्होंने किए, ठीक है, पोएम्स के माध्यम से, ठीक है, आप कह सकते हो सॉन्ग के माध्यम से, या फिर फेस्टिवल्स के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम थे, न्यूज़पेपर थे, पैम्पलेट्स थे, आपको प्रिंटेड पिक्चर्स थे, या फिर आप कह सकते हो कि बुक्स थे। सारी चीज़ों के माध्यम से लोगों ने क्या धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज जो थे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो आइडियाज जो थे, इनको प्रमोट करना चालू कर दिया। अब ये जब धीरे धीरे फैलता चला गया तो आपको पता है 1799 से ऐसे जो आइडियाज थे क्या थे, आपको फ्लॉरिश कर रहे थे। 1789 से 99 तक तो ये ऐसे आइडियाज काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश किए। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे ने टेक ओवर किया था। ओके, तो आपको जानना यह है ना कि इन 10 सालों के बीच में ऐसे आइडियाज लोगों के दिमाग में क्या हो गया, एक गहरी छाप छोड़ गया। ओके, और डे बाय डे लोग क्या कर रहे थे, ऐसे आइडियाज के साथ जी रहे थे, ऐसे आइडियाज के साथ कह सकते हो सो रहे थे, उठ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, लोगों के साथ मिल रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, बात कर रहे थे, मीट कर रहे थे, बहुत सारी चीजें। ओके, तो ऐसे आइडियाज का लोगों के एवरीडे लाइफ में आना भी एकदम क्या आ गया, एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई। ठीक है, ये और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूं मैं। 4G को एक एग्जाम्पल को समझते हैं। 4G हमारे लिए क्या था, आप कह सकते हो एक कॉम्प्लेक्स अचीवमेंट था। क्यों? क्योंकि हम लोग 2G पर अटके हुए थे, मैक्स 3G पर क्या थे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, आपको विभिन्न प्रकार के, आपको जो थोड़े प्रॉस्पेरस हैं, जो कह सकते हैं अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसको क्या करते थे, चलाते थे, खरीदते थे। ओके, और 4G का जो कॉन्सेप्ट आया, 4G का कॉन्सेप्ट किसने लाया, आप कह सकते हो जियो ने इसको एकदम बूम दे दिया हमारे पूरी कंट्री में। अब जियो ने फ्री में प्रोवाइड किया। अब लोगों को धीरे धीरे क्या हो गई, आदत लग गई, फ्री की आदत, फ्री की 4G की स्पीड की आदत, समझ रहे हो स्पीड। अभी आप 2G की स्पीड अगर आपको दे दीजिए तो आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अभी 4G की स्पीड पर आपका जो सर्वाइवल है काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब आपको इसकी आदत हो गई है, लत लग गई है। अब जियो ने क्या कर दिया, कुछ दिनों बाद उसने चार्जेस लेने चालू कर दिए और आपने बोला अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, काफ़ी दिनों तक फ्री चलाया, चार्जेस दे सकते हैं क्योंकि चार्जेस ज़्यादा नहीं थे। और अब आप देखते हो वो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको दूसरी कंपनीज भी कॉम्पिटिट कर रही है। ये क्या था, ये था लोगों के एवरीडे लाइफ में क्या करना, चीज़ों को धीरे से सीड करना, डालना। ठीक है, एक बार जब आप कोई आइडियाज प्लांट कर देते हो किसी के माइंड में, ठीक है, और धीरे धीरे जब वो लोगों के बीच में फैल जाता है और जब लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर लोगों के दिमाग से उसे निकालना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्लियर है। और फिर वैसे आइडियाज़ पर काम करवाना, लोगों को अपने साथ खड़ा करना, सपोर्ट सिस्टम बनाना, ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल इस टॉपिक में यही समझाया गया है कि जो लोग थे ना, वो लोग क्या कर रहे थे, जो गवर्नमेंट थी फ्रांस की क्या कर रही थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे जितने भी आपको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, इसको वो धीरे धीरे स्प्रेड कर रही थी। खासकर कंट्री साइड में वहाँ अनएजुकेटेड लोग रहा करते थे और उन्हें क्या था, आपको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं हुआ करता था क्योंकि अपने वो दिनचर्या के कामों में व्यस्त रहा करते थे। समझ में आए ये सारी टॉपिक्स, समझ में आए सारे कॉन्सेप्ट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। ओके, इस टॉपिक की शुरुआत हम 1794 से करते हैं। क्यों? क्योंकि 1794 से ही एक सिचुएशंस बननी चालू हो गई थी, एक फेवरेबल कंडीशंस तैयार होने चालू हो गए थे पूरे फ्रांस में। ठीक है, और इस फेवरेबल कंडीशंस ने समहाउ हेल्प किया नेपोलियन बोनापार्टे को क्या है, अपने पावर को राइज करने में, आपको पावर में आने में। ठीक है, बात करते हैं 1794 की बात है, जब रेन ऑफ टेरर का समय था, आतंक का समय था और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या था, इस वक्त लीडर था। इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, खत्म, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर खत्म। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आपको पता है कि आपको देखोगे 1795 से रूल मिलेगा आपको 99 के आसपास, किसका, डायरेक्टरी रूल का। मैंने आपको बताया था कि
रेन ऑफ टेरर खत्म होने के बाद आपको 2 लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए गए थे। लास्ट वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, आप जाकर वहां चेक कर सकते हो। लेजिस्लेटिव असेंबली ने डायरेक्टरी क्या किया था, आपको अपॉइंट किया था, और डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स डाले थे, 5 मेंबर्स डाले थे, ठीक है। 5 मेंबर्स इसमें क्या किए थे, उन्होंने अपॉइंट किए थे। होता क्या था, होता मुख्य सिंपल सी चीजें हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो जितने भी मेंबर्स थे और डायरेक्टरी रूल्स के जो ये मेंबर्स थे, दोनों के बीच में क्या होने लगा, कंफ्लिक्ट चालू हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब 2 बॉडीज, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की जो बॉडीज है, 2 बॉडीज में अगर कंफ्लिक्ट चालू होंगे, ठीक है, तो इसके इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, ठीक है, वहां की पॉलिटिक्स के ऊपर, वहां की इकोनॉमी के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर। सेम फ्रांस में भी हुआ, यानी कि इनके लड़ाई की वजह से, इनके कंफ्लिक्ट की वजह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या हो गई, आपको पूरे फ्रांस में रेज हो गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, अस्थिरता आप कह सकते हो इसको, राजनीतिक अस्थिरता हिंदी में से हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आर्थिक अस्थिरता भी आपको क्या हो गई, पूरे फ्रांस में फैल गई, और इसने एक फेवरेबल कंडीशन बनाया, एक ऐसी जमीन तैयार कर दी, आपको ऐसी फर्टाइल लैंड तैयार कर दी नेपोलियन बोनापार्टे के लिए, कि नेपोलियन बोनापार्टे ने खुद को 1804 में क्या कर दिया, इंपेरर घोषित कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्ड, इंपेरर मींस किंग। वो खुद को 1804 में फ्रांस का राजा घोषित कर देता। और आइए जानते हैं कौन है भाई नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे क्या था, मिलिट्री का हेड था, फ्रांस के मिलिट्री का हेड था, ठीक है। इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है आपकी इस किताब में, पर थोड़ा सा माइनर आपको इन्फो में दे देता हूं। क्या कि नेपोलियन बोनापार्टे स्टार्टिंग से उसने क्या था, 18-19 साल की एज में उसने आपको ज्वाइन किया मिलिट्री, और उसके बाद हाइट में काफी छोटा था, ठीक है। हाइट में छोटा होने की वजह से उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है। परंतु वो बहुत ही अच्छा क्या था, स्किल्ड आप कह सकते हो एक सोल्जर था, बहुत ही ज्यादा तेज इंटेलिजेंट सोल्जर था। धीरे धीरे उसने अपनी पोजीशन क्या की, हर एक युद्ध जीतने के बाद वो ऊपर आता चला गया, ठीक है। यानी आप देखते हो क्या कि रैंक्स होते हैं किसमें, डिफेंस सिस्टम में, आर्मी सिस्टम में, और जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं, ओके। इवन बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी आप देखोगे रैंक्स होते हैं। तो उसमें उसने अपनी रैंक्स गेन करते चले गए वो हर एक युद्ध जीतने के बाद। और एक समय आया जब वो क्या हुआ, अपने फ्रांस का जो पूरा आर्मी था उसका वो हेड बना, मिलिट्री का हेड बना, और उसने मौका पाते ही मिलिटराइजेशन कर दिया, मिलिट्री कू कर दिया, ठीक है। मिलिट्री कू का मतलब क्या समझते हो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया, इसको आप हिंदी में तख्ता पलट कहते हैं। तख्ता पलट मतलब जिसके हाथ में भी सत्ता है उससे सत्ता छीन लेना, उसको जेल में डाल देना, उसको मार देना, एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है, उसको मिलिट्री कू कहलाता है, ओके। इसको लोग कू भी पढ़ते हैं पर एग्जैक्टली इसका प्रोनाउंसिएशन कू होता है, ठीक है, आप इसको कू बोल सकते हो। वेल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जैसे ही वो राजा बना 1804 में, उसने क्या किया, आपको एक कोड इंट्रोड्यूस किया। कोड का मतलब क्या, कोड का मतलब एक पॉलिसी कह सकते हो, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, अपने किंगडम को चलाने के लिए उसने नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किया 1804 में। और उसमें बहुत सारे लॉज, बहुत सारे पॉलिसीज क्या है उसने इंट्रोड्यूस किए। राजा बनने के बाद उसने क्या किया, पहली चीज जो उसने करनी चालू की वह कि आसपास के नेबरिंग कंट्रीज जितने भी थे, भले वो ऑस्ट्रिया हो, भले वो आपको कह सकते हो आप प्रोशिया हो, इन पर अटैक करना चालू किया और इन्हें कैप्चर करना चालू किया। और फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा इसने क्या किया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। और कैप्चर करने के बाद, ठीक है, इसने क्या किया, वैसे बहुत सारे डायनेस्टीज, राजवंशों को डिस्ट्रॉयड भी किया, और बहुत सारे डायनेस्टीज को कह सकते हो अपनी डायनेस्टीज बहुत जगहों पर क्रिएट भी की, बहुत सारे किंगडम्स क्रिएट किए गए, ठीक है। अब होता क्या ना, देखिए किंगडम क्रिएट कहाँ कहाँ, अलग अलग देशों में अपने ही किंगडम्स को क्या कर रहा था, तेजी से फैला रहा था। अब जाहिर सी बात है, ऐसे जगहों पर शासन कौन करेगा, आसान भाषा में आप समझ लीजिए, अगर आप दिल्ली में शासन कर रहे हो, चलो भारत में पूरा शासन है आपका, परंतु आपने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसे भी जीत लिया, ठीक है, तो पाकिस्तान में आपको कोई रखना होगा ना वहां शासन को संभालने के लिए, देखने के लिए। तो ये जितने भी आसपास के नेबरिंग कंट्रीज को इसने डिफीट किया था, हराया था, वहां की डायनेस्टीज को डिस्ट्रॉयड किया था, वहां पर इसने अपने ही फैमिली मेंबर्स को, कोई भाई था, कोई भतीजा था, कोई कुछ और था, सभी को क्या करना चालू कर दिया, आपको अपॉइंट करना चालू कर दिया, ठीक है। अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज में अलग अलग अपने रिलेशन के जो उनके क्या थे, अपने मेंबर्स थे, उनको अपॉइंट करना चालू कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे खुद को क्या देखता था, किस रूप में देखता था, वो खुद को एज अ मॉडर्नाइजर के रूप में देखता था, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप,
यानी कह सकते हो वो एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे यूरोप को क्या है मॉडर्नाइजेशन की तरफ धकेला, मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो लाया, मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो उसे खींचा, कुछ भी बोलो, ठीक है। वो खुद को ऐसा एज अ रोल में क्या करता था, एज्यूम किया करता था, मानता था, इमेजिन किया करता था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कुछ लॉज के बारे में। इसके पहला जो इसने लॉज इंट्रोड्यूस किया जो काफी ज्यादा अच्छा भी बोला गया, फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज होंगी लोगों की उसकी प्रोटेक्शन की जाएंगी, कोई दूसरे की प्रॉपर्टी पर हमला करके वो छीन नहीं सकता, ओके। दूसरा इसमें बढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द, आप देखोगे वेट एंड मेजर बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, यानी अभी आप देखते हो ना 1 किलो चीनी लेने जाते हो, ठीक है, तो उस 1000 ग्राम का आपको 1 किलो क्या होता है, आपको कुछ पर्टिकुलर कह सकते हैं प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। तो ये सारे सिस्टम नेपोलियन ने अपने सिस्टम में बहुत बेहतर तरीके से डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड क्या था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब डेसिमल सिस्टम आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें पॉइंट वाला आप सिस्टम पढ़ते हो, ओके। और उसके बाद आप देखोगे क्या, शुरुआती दौर में जो फ्रांस के लोग थे ना, उन्होंने इनको कैसे देखा, एज ए लिबरेटर। लिबरेटर वर्ड समझते हो? लिबरेटर मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, आजादी देता है, आजादी में विश्वास करता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पर्सन है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को पूरी तरीके से फॉलो करता है। तो शुरुआती दौर में जब आपको कह सकते हैं कि राजा बना नेपोलियन, तो उस वक्त हुआ क्या कि इसको लोगों ने डेमोक्रेटिक एक पर्सन के रूप में देखा, एक कह सकते हो आप लिबर्टी प्रमोट करने वाला पर्सन के रूप में देखा, ठीक है, इसलिए उसको लिबरेटर कहा गया। परंतु आप जानते हो जब कोई व्यक्ति पावर में होता है और बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट पावर उसके पास आ जाता है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग खराब होना जरूरी है, ठीक है। जरूरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि होता है, अक्सर देखा भी गया है, ठीक है। और एक समय आने के बाद उसका डाउनफॉल भी देखने को मिलता है, यानी वो खत्म हो जाता है उसका पूरा, आप देखोगे अस्तित्व किंगडम उसी वक्त है ना, क्योंकि नए नए कॉम्पिटिशन क्या हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं। नेपोलियन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, ठीक है। एक समय आया जब उसकी सेना आपको हर गली मोहल्ले में क्या है आपको पाई जाने लगी, और वो एज ए इन्वेडिंग फोर्स देखी जाने लगी। इन्वेडिंग फोर्स का मतलब समझते हो? पहले वही सेना जब आपको गली से गुजरती तो लोग उसको सम्मान करते हैं, उसको मानते हैं, उसको पूजते हैं, ठीक है। परंतु जब वो सेना हमेशा अब आपके आसपास रहती है, आप पर नजर रखती है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, ठीक है, किस तरीके से सोच रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, उन सारी चीजों पर जब नजर रखी जाने लगेगी तो वो एक इन्वेडिंग फोर्स कहलाता है। इन्वेडिंग ऑफ कह सकते हो प्राइवेसी कह सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। इन्वेडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स कह सकते हो, डेमोक्रेटिक राइट्स, है ना। तो बाद में लोगों ने इसको कैसे देखना चालू कर दिया कि थोड़ी सी लोगों को घुटन होने लगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब क्या होती है, एक फोर्स बहुत ज्यादा कंट्रोल चालू कर देती है आपके ऊपर, तो एक तरीके से ये एक लोगों के बीच में मतभेद पैदा कर देता है। वेल, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1815 की। ऐसा ही कुछ हुआ 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, इमेज में देख रहे हो, बैटल ऑफ वाटरलू में क्या किया गया, आपको कुछ यूरोपियन कंट्रीज एक साथ आई, उन्होंने अलायंस बनाया यानी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया, और वो नेपोलियन बोनापार्टे के साथ एक साथ मिलकर लड़ी। वजह थी क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे काफी ज्यादा मजबूत राजा हुआ करता था उस वक्त, काफी ज्यादा ताकतवर राजा हुआ करता था, ठीक है, और उसे हराने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए थी। तो ऑस्ट्रिया जैसे कंट्री, ब्रिटेन जैसे कंट्री, प्रूशिया जैसे कंट्री, और भी जितने भी आपको आसपास जर्मनी या फिर कह सकते हो यूरोपियन कंट्रीज एक साथ आई, और वहां के जितने भी कंजर्वेटिव्स लोग थे, कंजर्वेटिव मतलब आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, अभी समझ लो इतना कि जो रूढ़िवादी होते हैं, जो पुराने विचारों वाले लोग होते हैं, जो राजशाही में विश्वास करते हैं, नए चेंजेस में विश्वास नहीं करते, ठीक है, नए तरीकों में विश्वास नहीं करते, उन्हें पुराना सिस्टम ही ठीक लगता है। कंजर्वेटिव लोगों ने ग्रुप बनाया इन देशों में, और उन देशों ने एक बड़ी सेना खड़ा की और नेपोलियन बोनापार्टे को बैटल ऑफ वाटरलू में क्या कर दिया, हरा दिया। उसके बाद उसे एक आइलैंड के ऊपर कैद कर दिया, और लगभग आप देखोगे क्या 1815 है ना, 1821 के आसपास नेपोलियन बोनापार्टे की क्या हो जाती है, उस आइलैंड के ऊपर मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्टे का पूरा अस्तित्व खत्म वहां से, ठीक है, क्लियर है। हाँ, उसके हम क्या है बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, आज जानते हैं, क्योंकि उसने भी बहुत सारी चीजें की थी, और बाद में उसके द्वारा जितने भी आप देखोगे नेपोलियनिक कोर्ट में जितने भी पॉलिसीज थे या फिर नए नए उसने रूल्स अपने टाइम पर इंट्रोड्यूस किए थे, उसको बाद में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने भी फॉलो किया, ओके।
क्यों फॉलो किया? क्योंकि उन्हें लगा कि इन सारे लॉज को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, ठीक है, और इससे फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमी का, ठीक है, हमारा लोगों का, तो उसको रखा गया और कुछ बहुत सारे कह सकते हैं लॉज को हटा भी दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लेगेसी की, और इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पर एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। चलिए बात करते हैं लेगेसी, या फिर आप कह सकते हो इम्पैक्ट। व्हाट डू मीन बाय लेगेसी और इम्पैक्ट इन अ वेरी सिंपल वर्ड और इन अ वेरी सिंपल सेंटेंस? लेगेसी मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आपका प्रभाव, इम्पैक्ट प्रभाव, यानी कि कौन कौन सी चीजें, अगर कोई घटना घटती हैं तो उस घटना के कुछ अपने प्रभाव कुछ लोगों पर होते हैं, मानसिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या क्या थे, कैसे थे, किन किन क्षेत्रों तक वो सीमित थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो यह कि लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था और डेमोक्रेटिक राइट्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे, लिबर्टी आप जानते हो, इक्वालिटी आप जानते हो, फ्रेटर्निटी जानते हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स के जो प्रिंसिपल्स, इन सब का बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? आपको योगदान था। किन चीजों में योगदान था? यानी एज अ लेगेसी ये क्या हुई? आगे बढ़ी, दूसरे कंट्रीज तक गई, दूसरे कंट्रीज में इसको फॉलो किया गया, उनके संविधानों में इसे शामिल भी किया गया। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट भारत के संविधान के प्रियम्बल में मेंशन मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये बेहद ही क्या है, आपको पिलर्स कहलाते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो लेगेसी के रूप में क्या हुआ? इनके कुछ आइडियाज जो डेमोक्रेटिक आइडियाज थे पूरे विश्व में फैले, विश्व के विभिन्न देशों में फैले, और विभिन्न देशों के संविधान में उसे, ठीक है, एज अ डेमोक्रेटिक पिलर के फॉर्म में, एज अ डेमोक्रेटिक पिलर के रूप में उसे शामिल भी किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या कि इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ा। ठीक है, तो देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के इन आइडियाज का पड़ता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का पड़ता है। ठीक है, दो लीडर्स के नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, वैसे बहुत सारे लीडर्स थे, बस दो लीडर्स के बारे में बताऊंगा। एक थे राजा राम मोहन रॉय, इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वजह आप जानते हो, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर, और इन्होंने क्या किया था, आपको अराउंड कह सकते हो 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, जो सती प्रथा के खिलाफ लड़ा करती थी। इसके अलावा बहुत से इन्होंने काम भी किए थे, और इसके बाद ब्रह्मो समाज और भी फैला, बड़ा हो गया पूरे भारत में। ठीक है, और दूसरे थे हमारे क्या, टीपू सुल्तान। He was one of the most complex nature type of king, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, ब्रिलियंट टाइप ऑफ किंग थे। क्यों? क्योंकि ये साइंस में बिलीव करते थे, ये आर्ट में बिलीव किया करते थे, आप कह सकते हो ये ट्रेड में बिलीव किया करते थे, ये एम्बेसीज बनाया करते थे, दूसरे देशों में के साथ अच्छे रिश्ते बनाया करते थे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नेचर के किंग थे, बहुत सारी चीजें किया करते थे, और ये सिरदर्द भी थे एक समय पर अंग्रेजों के। ठीक है, इन्हीं के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया। ठीक है, ये थोड़े क्या थे, बाद में आए। इनकी बात करोगे आप तो ये आपको 1791 टू 1799 इस बीच इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। ओके, इस बीच इनका शासन था, मतलब इससे पहले भी इनका शायद शासन था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं 1799 तक इनका शासन था, जब लास्ट क्या हुआ था, आपको एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया था। ऐसे 4 युद्ध लड़े गए थे, याद रखिएगा। इनके पिता टीपू, जो आपको क्या, हैदर अली, इन्होंने भी युद्ध लड़ा था। उसके बाद आपको दो युद्ध शायद उन्होंने लड़ा था, दूसरे युद्ध में वो उसके बाद मारे गए थे। उसके बाद टीपू सुल्तान ने बाकी के 2 युद्ध लड़े, और टीपू सुल्तान को भी बाद में मार दिया गया। उसके पीछे की वजह ध्यान से सुनिए। टीपू सुल्तान बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वाले पर्सन थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप देख रहे हो ना, 1799, 91, 89, काफी समय पहले इन्होंने क्या किया था, थ्रोन को कह सकते हो आप ले लिया था। थ्रोन आपको 82 या कुछ आसपास ये राजा बन गए थे, कुछ ऐसे, और 99 में इनका ये क्या हो गया, कह सकते हो इनको किल कर दिया गया था।
इसी वक्त आप देख रहे हो ना फ्रेंच रेवोल्यूशन भी सारी चीजें चल रही हैं। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ। ये खुद एक क्या थे, आपको जैकबिन क्लब के मेंबर थे। He was the member of the Jacobin Club, ठीक है, which was started और situated in France। तो आप समझ रहे हो जैकबिन क्लब के आइडियाज क्या थे, ठीक है। जैकबिन क्लब के आइडियाज से सिंपल, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग आते थे और लिबर्टी को प्रमोट करते थे, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया करते थे। तो टीपू सुल्तान भी उसी नेचर के आदमी थे। इवन इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य में मैसूर, ठीक है, मैसूर या मैसूर जो भी बोलो आप, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने एक पेड़ लगवाया था, ट्री, जिसको उन्होंने नाम दिया था, ठीक है, ट्री ऑफ लिबर्टी, ठीक है, यानी कि आजादी के रूप में, आजादी के प्रतीक के रूप में उस पेड़ को क्या किया गया था, प्लांट किया गया था। और ये इस नेचर के व्यक्ति थे। ओके, बाद में इनको अंग्रेजों ने मार दिया, क्योंकि अंग्रेजों को यह शक था कि टीपू सुल्तान क्या है, फ्रांस के साथ मिलके षड्यंत्र रच रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ भारत में। और मैंने आपको बताया है, एक तरफ फ्रांस तो दूसरी तरफ हमारा क्या, अंग्रेज, ठीक है। इन दोनों का हमेशा से क्या था, टकराव था। और यह टकराव सिर्फ आपको यूरोप में नहीं रहा, यह टकराव विश्व के विभिन्न देशों में भी हुआ, जहां जहां इनकी अपनी कॉलोनीज हुई, भले वो अफ्रीकन कंटिनेंट्स हो, अमेरिकन कंटिनेंट्स हो, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, या फिर एशिया कंटिनेंट के आपको इंडिया कंट्री ही क्यों ना हो। समझ में आया। मैंने आपको बताया था अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय में भी आपको इनके क्या थे, मतभेद थे। भारत में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, वहां पर भी इनके क्या थे, आपस में मतभेद थे। भारत में भी इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। कुछ जगहों पर फ्रांस विजयी रहा, कुछ जगहों पर आपको ब्रिटेन विजयी रहा। अंततः ब्रिटेन काफी ज्यादा मजबूत होने की वजह से, अच्छी पॉलिसीज की वजह से, इंडिपेंडेंट कह सकते हो आप, उनको छूट दी गई थी, ठीक है। तो उन लोगों ने फ्रांस को समहाउ दबा दिया, ठीक है, फ्रांस को हरा दिया। तो देखिए जितने भी आइडियाज थे ना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कहां से निकल कर आ रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही तो निकल कर आ रहे थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से बढ़ कहां रहे थे, दूसरे देशों में बढ़ रहे थे। टीपू सुल्तान उसी वक्त भारत में, मैसूर में, साउदर्न पार्ट में शासन में थे। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने इन सारे आइडियाज को धीरे धीरे लाना चालू किया। अब टीपू सुल्तान का जो एरिया था मैसूर, बहुत ज्यादा क्या था, प्रोस्पेरस होता चला गया, अमीर होता चला गया। और लालचियों की नजर अमीरों पर ज्यादा होती है, ठीक है। आसान भाषा में कहें तो चोरों की नजर आपको जो अमीर है उन पर ज्यादा होती है। चोर कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने देखा मैसूर स्टेट काफी ज्यादा क्या हो रहा है, आप कह सकते हो प्रॉस्पेरिटी गेन कर रहा है, क्यों ना उस पर हमला करे, किसी ना किसी तरीके से उनको हरा कर वहां से उनके वेल्थ को हम क्या कर ले, कह सकते हो आप, ले लें उनके वेल्थ को, उनके राजा को मार दें, ठीक है, और उससे उनका खुद फायदा हो और फिर उनको इंग्लैंड भेज दें। ओके, सेम प्रक्रिया यहां पर भी चली। 1799 में टीपू सुल्तान के ऊपर चार्ज लगाया गया कि वो फ्रांस के साथ मिलकर, फ्रांस में उन्होंने एम्बेसी खोल रखी थी, उसके साथ मिलकर वो क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं कि वो ब्रिटेन पर हमला करेंगे। ब्रिटेन की जो अपनी क्या है वहां पर हेड क्वार्टर्स है, आप देखोगे मद्रास वद्रास के आसपास साउदर्न पार्ट में, उस पर हमला करेंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें चार्ज लगाएंगे और फिर बाद में टीपू सुल्तान की आपको हत्या कर देंगे। वेल, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। बहुत सी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक कवर की। और आपका ये जो वीडियो था, अंत वीडियो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, थोड़ा लंबा बना है। लंबा होने के पीछे की वजह क्या है कि इसमें लगभग आपको 4 टॉपिक्स 5 टॉपिक्स के आसपास हम लोगों ने कवर किया। ओके, और आशा करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, द रशियन रेवोल्यूशन। ओके, मिलते हैं रशियन रेवोल्यूशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।